आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। आज हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू की एनालिसिस शुरू करेंगे। एक पैटर्न मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें फ्रेंड्स, करंट क्लास में अब ऐसा किया करेंगे कि पहले मैं आपको जो भी द हिंदू के आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगे जो आपको पढ़ने चाहिए, मैं हर दिन आपको वो बताया करूँगा। और फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के जहाँ से चांसेस होंगे प्रीलिम्स में या मेंस में, उनकी मैं एनालिसिस करूँगा। और जो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, वो मैं इंडिकेट करूँगा। और जहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें मिलेंगे मेंस के आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें भी हम देखा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहले चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स की तरफ। आज पहला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, व्हाई इज़ देयर नो स्नोफॉल इन कश्मीर। पहला ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पेज नंबर 8 पर मिलेगा। आई थिंक यस, 8 पर मिलेगा। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ आइटम है, ये आपको पढ़ना चाहिए। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा पेज नंबर 13 पे, ये रेड सी क्राइसिस मे हर्ट कंपनीज बूस्ट इन्फ्लेशन, ये आपको पढ़ना चाहिए। आज ये ही दो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वन बाय वन हम इनकी एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। ये जो आर्टिकल है, पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये आपके लिए ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस में है, जीएस पेपर 1 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ये है कि इस बार जो है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। कश्मीर में इस बार स्नोफॉल नहीं हुआ। स्नोफॉल नहीं हुआ। हर साल आप जानते हैं ठंड के मौसम में कश्मीर साइड स्नोफॉल होता है, लोग घूमने जाते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में कई जगह लोग घूमने जाते हैं। शिमला आपने फेमस सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो लेकिन इस बार जो हुआ, January is usually the month where Kashmir and Himachal Pradesh are blanketed with snow. This winter has, however, seen these regions extremely dry. जनवरी में अक्सर देखा जाता है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ स्नो भरा हुआ रहता है। लेकिन इस बार वे एक्सट्रीमली ड्राई रहे एज़ कम्पेयर टू, अगर जनवरी के महीने में जो होता है उसकी बात करें तो। इसके क्या कारण रहे? 3 सबसे प्रमुख कारण रहे इसके। कौन कौन से? A drastic fall in western disturbances over northwest India, prevailing El Nino conditions, absence of a strong jet stream. अब ये कारण रहे। अब आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं, हाउ डू दीज 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्नोफॉल। लेकिन बेसिक्स में जो इनकी बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो बेसिक्स के समझ पर ज़्यादा जाता है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए, ये क्या है आप जानते होंगे कि ये कहाँ से उठता है? मेडिटेरेनियन सी से उठता है। मेडिटेरेनियन सी से उठते हुए ये फिर ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, जेट स्ट्रीम के साथ ये इंडिया पहुंचता है। हिमालय है तो आधा चला जाता है उधर ऊपर की तरफ हिमालय के, और आधा वो होते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होते हुए नीचे की तरफ आता है, जिससे जिसे शीत लहर भी सुनते होंगे आप, कहा जाता है, और जिससे ठंड
कि जो ठंडी हवाएं वो चलने लगती हैं और ठंडी बढ़ जाती है। अब इस बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्यों कमज़ोर रहा या इतना बड़ा फॉल क्यों हो गया? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यूपीएससी ऐसे ही आपके माइंड की टेस्ट करेगा। इसमें बातें आर्टिकल में नहीं नहीं दी हुई हैं, लेकिन आप वो इसी तरीके से फ्रेम करेगा, आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कहा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस मेडिटेरेनियन सी से उठती है। मेडिटेरेनियन सी के पास कौन-कौन से कंट्री हैं आप उसे देखिए मैप में, तो आप देखेंगे इज़राइल उससे सटा हुआ है। और आप जानते हैं कि इज़राइल और हमास में युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध में बमबारी हो रही है, उससे उस रीजन की गर्मी बढ़ रही है। और अगर मेडिटेरेनियन सी से कोई हवा उठेगी तो उसे इज़राइल क्रॉस करते हुए आना पड़ेगा। वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वॉर छिड़ा हुआ है, तो सोचिए क्या अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे देता है कि उस वॉर का भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो क्या आप उसे सही मानेंगे? सोचना होगा आपको इस तरह से, वो दे सकता है ऐसा स्टेटमेंट। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं आया, ये समझिए एक तरह से शीतलहर है, ठंड बढ़ा देता है, ठंडी हवाएं हैं ये, जो मेडिटेरेनियन सी से उठती है, अरेबियन सी होते हुए फिर और उधर ईरान पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक पहुंचती है। तो वो मॉइस्चर लेके आती है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं भी ले आती है जिससे टेम्परेचर घटता है, और मॉइस्चर भी लेके आती है अरेबियन सी से जिससे बारिश होती है। ठीक। अब देखिए स्नोफॉल होने के लिए ज़रूरी क्या-क्या चीज़ें हैं। स्नोफॉल रिक्वायर्स एडिक्वेट मॉइस्चर एज़ वेल एज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स टू बी 0 डिग्रीज़ और लेस, कि मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर जो है जो 0 डिग्री से कम और 0 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। अब जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस ठीक से आई ही नहीं, इतना कमज़ोर पड़ गई, तो ठंड कैसे आएगी उतनी ज़्यादा जिससे हो सके ऐसा स्नोफॉल, और मॉइस्चर की भी कमी हो गई, तो दोनों चीज़ ही कमी हो गई जिससे स्नोफॉल होता है। और कौन सा रीज़न रहा? प्रिवेलिंग एल नीनो कंडीशंस। एल नीनो एक ऐसा कंडीशन होता है, हमने पहले भी बातें की हैं, शॉर्ट में आप यूँ समझिए, क्योंकि हम दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो इस पर डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी एल नीनो जब होता है तो समझिए इंडिया में बारिश कम होती है, मॉनसून को ये घटा देता है। तो मतलब यूँ समझिए कि मॉइस्चर करने वाले जो फैक्टर्स हैं इंडिया में जिससे रेनफॉल वगैरह सब होते हैं, उन पे उनको ये घटा देता है। तो यहाँ से भी मॉइस्चर कम हो गई। एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम की मदद से ये बहुत तेज़ चलने वाली ठंडी हवाएं हैं जो मिड लैटिट्यूड में चलती हैं। यही वो स्ट्रीम्स हैं, यही वो चलने वाली हवाएं हैं जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस को इंडिया में आने में मदद करती हैं। इनकी भी कमी रही। इनकी कमी क्यों रही? क्योंकि माना जा रहा है कि जिस रीजन में पहले चलती थी, अब उससे ये थोड़ा नॉर्थ शिफ्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आर्कटिक ओशन जो है नॉर्थ पोल के पास, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म हो रहा है। उसके अब मान लीजिए गर्मी होने से क्या होता है, आप जानते हैं जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं और वहाँ खाली जगह बनाती है, उसको भरने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से हवाएं जाती है। लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है गर्मी से, तो हाई प्रेशर की तरफ से उधर भरने के लिए हवाएं जाती है। तब यहाँ आर्कटिक है, मान लीजिए नॉर्थ पोल पर, यहाँ पर, अब इसको भरने के लिए यहाँ जेट स्ट्रीम चल रही है, तो ये हवाएं जब उधर जाएंगी तो इधर से भी तो खींचेगा ना हवा, तो ये भी थोड़ा नॉर्थ शिफ्ट हो रहा है। तो जहाँ आना चाहिए वहाँ ठीक से नहीं आ पाया। तो ये रीजंस रहे। प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्नोफॉल की होने के क्या कारण हैं, या स्नोफॉल नहीं हो पा रहा है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन इस पे ज्योग्राफी में बन सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो गया कि स्नोफॉल के लिए क्या ज़रूरी है और वो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह। और अब बात करेंगे थोड़ा सा ग्लोबल, इससे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिए गए हैं। जैसे कि ये एक है कि हिमाचल प्रदेश हैज़ रजिस्टर्ड इट्स ड्राइएस्ट जनवरी सिंस 1901 with a 99.7% शॉर्टफॉल इन जनवरी रेन। हिमाचल प्रदेश में इस साल जनवरी में वो जो रहा हिमाचल प्रदेश के लिए वो ड्राइएस्ट रहा। इतना परसेंट शॉर्टफॉल हो गया जनवरी रेन में, सोचिए। होना चाहिए था थोड़ा बहुत, ये 99.7%, मतलब पूरा ही रेनफॉल नहीं हुआ समझिए एक तरीके से। तो
तो ग्लोबल वार्मिंग पे अगर क्वेश्चन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो उसमें आप इस फैक्ट का उल्लेख कर सकते हैं, इस फैक्ट को आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं, अब देखिए। इन द विंटर ऑफ 2020-23 दिसंबर एंड जनवरी, इंडिया रिपोर्टेड इट्स हॉटेस्ट एवर दिसंबर। अभी तक इतना गर्म दिसंबर नहीं रहा था जो इस बार रहा। इसे भी आप ग्लोबल वार्मिंग पे अगर क्वेश्चन कोई आता है, क्लाइमेट चेंज पे आता है, तो आप फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ बातें हैं। इंस्टेंसेस ऑफ एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड्स एंड इंटेंस वेट स्पेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में अगर पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होता है तो आप ये लिख सकते हैं, एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड्स, इंटेंस वेट स्पेल्स, ये बातें आप लिख सकते हैं। तो इसमें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। मेनली आप इसमें ये समझें कि स्नोफॉल के लिए क्या ज़रूरी है और स्नोफॉल किस वजह से नहीं हो पाता है। इस बेसिक्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं हम लोग। अब ये है रेड सी क्राइसिस में हर्ट कंपनीज बूस्ट इन्फ्लेशन। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है, हमें ये समझना है कि ये जो कहा जा रहा है कि रेड सी में क्राइसिस होने से कंपनीज को हर्ट हो सकता है और इन्फ्लेशन बूस्ट हो सकता है, बढ़ सकता है, ये कैसे हो। रेड सी पर हमने बात की थी, आपको याद होगा। अब देखिए रेड सी में क्या हो रहा है, इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है उस वजह से यमन के हाउदी रेबल्स, वो जो सी ट्रेड होता है उनमें जो वेसल्स होते हैं, शिप्स पर अटैक कर रहे हैं, मर्चेंट वेसल्स पर अटैक कर रहे हैं। अब जो कंपनी व्यापार कर रही हैं, तो मान लीजिए कि इंडिया से निकली और ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं कि रेड सी यहाँ पे है, रेड सी होते हुए ये यहाँ मेडिटेरेनियन सी में पहुँच जाते हैं और फिर यहीं पे यूरोप है, यहाँ पे पहुँच गए तुरंत। अगर ये रेड सी ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे दिक्कत होगा, तो फिर क्या करना होगा। पूरा अफ्रीका होते हुए नीचे की तरफ से फिर अटलांटिक ओशन होते हुए ऐसे करके फिर उनको यूरोप पहुंचना पड़ेगा। कहाँ सीधा जा रहे थे, कहाँ देखिए इतना घूम के उन्हें आना पड़ रहा है। तो सोचिए इसमें उनको कितना तेल उनका खर्च होगा, तेल खर्च होगा, टाइम कितना ज़्यादा लैप्स होगा। माना जाता है कि इससे 6 गुना ज़्यादा टाइम लैप्स होगा इधर से। आप सोचिए एक दिन का काम उनका 6 दिन में हो रहा है, 1 साल का काम उनका 6 साल में हो रहा है। तो इन कंपनीज को कितना लॉस हो जाएगा, आप ये सोचिए। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। अब ये जिस एरिया में युद्ध हो रहा है और ये रेड सी वाला जो क्राइसिस वाला एरिया, ये किसके, अरब कंट्री के आसपास है, जहाँ सऊदी अरेबिया हैं, ये सब हैं। तो ये सब इन्हीं देशों में तेल आप जानते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यहीं इसी एरिया से इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा तेल अपने यहाँ मंगाता है। अगर इधर दिक्कत हो गई तो तेल महंगा हो जाएगा या तेल ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इंडिया को तेल की दिक्कत हो जाएगी। और तेल की दिक्कत अगर हो गई तो आप जानते हैं कि एनर्जी पर ही तो सब कुछ चलता है हमारा। जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए। अब अगर प्रोडक्शन ही महंगा हो गया क्योंकि तेल महंगा हो गया है, तो सामान जो बनाया जाएगा उनको वो भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि बनाने में अगर महंगा पड़ रहा है तो बेचेंगे भी महंगा, तो बेचेंगे महंगा तो हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा डेप्थ में जाके। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये दो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। जब भी आपको न्यूज़ आइटम मिले पहले तो आप उन्हें कैटेगराइज कर लें। ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आते रहते हैं। जब भी हम बातें करें आपको देखिए 2 लेवल पर तैयार करना चाहिए। एक तो आपको मेंस के लिए अलग नोटबुक रखनी चाहिए और प्रीलिम्स के लिए अलग। मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें आप लिख लें और जिनमें डिटेलिंग की ज़रूरत है उन्हें साथ में लिख लें। जो फैक्ट्स मेंस के लिए आते हैं आंसर राइटिंग के लिए उन्हें आप लिख लें, और प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हें वहाँ लिख लें। जो समझने वाले टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के उन्हें समझ लें, और जिन पर आपको नोट बनाने की ज़रूरत है उन पर आप नोट बना सकते हैं। जैसे इस पर नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हाँ बस इसे समझ लेना ज़रूरी है कि रेड सी में अगर क्राइसिस हुआ तो कंपनीज कैसे हर्ट होंगे, इन्फ्लेशन कैसे बूस्ट होगा। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हाँ ऐसा आया था, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो
आप इस तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। फिर से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।